वैसे मैक्सिमम कर लेंगे अपन क्वेश्चन, 6-7 ही रह जाएंगे। चलो ओके, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है कुछ पूछना है तो मुझसे पूछो, वो फिर हम स्टार्ट करते हैं। कुछ पूछना है तो पूछो बच्चों। गुड इवनिंग अभिषेक, गुड इवनिंग। तो कल के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, टेस्ट के लिए अच्छे से करना, जितना आप लोगों ने पढ़ा है उसके हिसाब से करना, जो क्वेश्चन नहीं आते हैं प्लीज उसको मत करना, एंड डोंट ट्राई टू टेक हेल्प फ्रॉम गूगल एज वेल एज फ्रॉम योर नोट्स, ऑल्सो फ्रॉम योर फॉर्मूला शीट्स। तो ऐसा मत करना, क्योंकि कुछ बच्चे मुझे खुद बता देते हैं कि मैम हम फॉर्मूला शीट से हेल्प ले लेते हैं, मतलब अगर तुम लोगों ने बनाए हुए शॉर्ट नोट्स या नोट्स में से हेल्प ले लेते हो, तो बच्चे बता देते हैं मेरे को, उनको लगता है कि ये कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ले सकते हैं, मतलब तुम लोगों को ऐसे लगता है कि हाँ आता तो है क्वेश्चन, कोई नहीं, उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम भूल गए हैं तो हम देख लेते हैं। बट अगर आप ऐसा करते हो, आप में से आई नो बहुत बच्चे करते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी इंटेंशन गलत है, आपकी इंटेंशन गलत नहीं है, वो थोड़ा सा जो हमारा दिमाग होता है ना, उसमें बहुत सारी चीजें चल रही होती है, तो सोचते हैं कि चलो ना देख ही लेते हैं क्या ही हो जाएगा, लेकिन वो बहुत कुछ हो जाएगा फिर। ठीक है, तो अगर आप लोग ऐसा करते हैं प्लीज डोंट डू दिस, ऐसा मत करना, क्योंकि हमें नीट का सोचना है कि नीट में हमें सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा, एक पेन मिलेगा, बस दैट्स इट, और आपको सॉल्व करना है उसको। वहां पे कोई आपके नोट्स नहीं आएंगे, कोई वहां पे गूगल बाबा नहीं बैठे होंगे, है ना, ऐसा नहीं होगा। जो बच्चे ऑफलाइन नहीं आ पा रहे हैं या जिनका टेस्ट मतलब जो पूरे साल ऑनलाइन टेस्ट देंगे, तो बेटा आपको, मैं भी पहले वाले बैच में भी यही बोल रही थी कि आपको 3 घंटे खुद का इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा घर में, है ना, जो 3 घंटे का प्रेशर झेलने वाले हो नीट में। अब जो ऑफलाइन आ रहे हैं वो प्रेशर वो फील करेंगे, बट जो नहीं आ पा रहे हैं वो नहीं, कैसे करेंगे, उनको घर में क्रिएट करना पड़ेगा वैसा इन्वायरमेंट। स्पेशली जो बच्चे हिमाचल से हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं, दिल्ली वाले तो आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको घर में अपना 3 घंटे वाला वो जो इन्वायरमेंट है वो क्रिएट करना है, और वो कैसे कर सकते हो, आपको अपने पेरेंट्स को बताना पड़ेगा कि जिस टाइम आप टेस्ट देते हैं उस टाइम आपको डिस्टर्ब ना करें। आप जिस रूम में बैठे हैं वहां की कुंडी कर दो बंद, और आराम से 3 घंटा बैठ के वहां पे टेस्ट दो। ऐसा नहीं है टेस्ट दे रहे हो बैठ के और कोई आया जा रहा है, कोई आया जा रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, शोर आ रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको खुद वो स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट अपने लिए क्रिएट करना है 3 घंटे का व्हेन यू गिव द टेस्ट। क्लियर है सबको? ठीक है, और मैं आप लोगों के ग्रुप में OMR शीट भी आज शेयर करूंगी, उसका मैं PDF शेयर कर दूंगी मेरा बेटा, OMR शीट का आप वो उसकी कॉपी निकलवा लीजिएगा। ठीक है, उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, एक निकलवा लेना, बाकी सबकी फोटो कॉपी करा लेना, ताकि अब जो ये टाइम धीरे धीरे, क्योंकि जा रहा है टाइम, है ना, नीट का एग्जाम पास में आ रहा है, तो आप लोगों को, आपको पता है ऑफलाइन टेस्ट होता है, बट हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है वो ऑनलाइन है। ठीक है, तो जो ऑफलाइन टेस्ट देने आएंगे उनको तो OMR शीट मिल जाती है, बट जो ऑनलाइन ही टेस्ट देंगे तो उनको OMR शीट कैसे फिल करनी है वो आनी चाहिए। वो तभी आएगी जब आप टेस्ट जो है इस पे भी देंगे। तो OMR शीट लो, उसकी कॉपी निकलवाओ और उसमें जो है अपना टेस्ट करिए। ठीक है, उसमें जो है टेस्ट अटेम्प्ट करो, और जो आपका टेस्ट होता है संडे को उसमें करके सर्कल भरकर अपना साथ साथ उसमें भी मार्क करते जाओ जो आपका फोन में ऑप्शंस होते हैं। इससे क्या होगा ना, आप लोगों को यूज करने आएगा OMR शीट। अगर आप पूरे साल अवंती में टेस्ट दे रहे हो ऑनलाइन और तुम बैठ रहे हो सीधा मई में नीट के एग्जाम में, वहां पे बहुत बड़ा लोचा हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहले से ही क्या करेंगे, OMR शीट को कैसे यूज करना है वो हम पहले से ही सीख लेंगे। ठीक है बेटा, तो मैं ये शेयर कर दूंगी आपको आज या कल में, अपना जब टाइम होगा तुम लोगों का तो फोटोकॉपी करा लेना। ठीक है, चलो उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए, ये आया था नीट 2024 में। ठीक है, तो आज स्टूडेंट्स कम। हाँ जी बेटा। मैम मेरे घर में नाम फंक्शन है आज, तो मैं लीव कर दूं हम क्लास? क्या क्यों, क्या तुम्हारे घर में तुम्हारी क्या बर्थडे है क्या तुम्हारा?
यस मैम, भाई का तुम्हारा बर्थडे मैम। बर्थडे आज? अच्छा, मैम भाई भाई का का बर्थडे बर्थडे है तो मैम। तुम क्या करोगे? भाई का बर्थडे में तुम क्या करोगे? भाई के बर्थडे पे तुम क्या करोगे? पार्टी पार्टी करोगे सारे मिलके? यस मैम। मजाक कर रही हूँ, कोई नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन कीजिए। Energy of an electron in the ground state n is equal to 1 for helium plus ion is minus x joule, then that of electron in n is equal to 2 state for beryllium 3 plus ion in joule is। अब आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? मैं कर रहा हूँ सारे क्वेश्चन। किसी ने पढ़ा है ये चैप्टर? मुस्कान, अंशिका, हुस्नवाज, तुमने तो आई गेस कर लिया हुस्नवाज। प्रतिमा तो, हाँ जी बेटा बोलो। हम अभी डीपीपी सॉल्व करनी रह रही है। मैम कोई नहीं, मेरे साथ साथ कर लो। हाँ जी बोलो। मैम चैप्टर की रिवीजन नहीं की अभी। क्या बोल रहे हो? मैम चैप्टर की रिवीजन नहीं की, इस चैप्टर की। अच्छा, फॉर्मूला क्या यूज होगा बेटा इसमें? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का -13.6 Z² बाय n², यही होता है। थोड़ी सी मैं थिकनेस ज्यादा कर लूं क्या तुम्हें, अगर लाइट दिख रहा है तो? लो, ठीक है, ओके। तो आपको क्या दिया हुआ है यहाँ से? अपने को ये पता चल रहा है कि जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी Z² बाय n² के, मेरा बेटा, ठीक है? तो अगर मैं हीलियम के लिए निकालूं, हीलियम की एनर्जी जो कि वैसे दी हुई है आपको, ठीक है, डिवाइड बाय बेरिलियम 3+ की एनर्जी, ऐसे ही होगा। Z क्या होगा हीलियम के केस में? 2 होगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर। और ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है? n इज इक्वल टू 1 दिया ही हुआ है, उसने नहीं भी दिया हुआ तो भी आपको पता होना चाहिए। इसके केस में क्या हो जाएगा? Z² यानी कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, 4 का स्क्वायर 16 और n क्या है यहाँ पे? 2 है यहाँ पे, यानी कि 4 हो जाएगा। तो ये तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। इट मीन जो हीलियम की एनर्जी होगी हीलियम प्लस की, वही सेम किसकी होगी मेरा बेटा? बेरिलियम 3+ की। तो हीलियम प्लस की कितनी दी हुई है? -x, तो बेरिलियम की भी क्या हो जाएगी? -x जूल हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है? तो जो ये बोहर मॉडल था वो किस पे एप्लीकेबल था? हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज पे एप्लीकेबल था। अगर चैप्टर पढ़ा है तो प्लीज साथ साथ क्वेश्चन ट्राई कर लो, अगर आप लोगों ने घर पे नहीं किया मेरा बेटा। तो ये जो अभी नीट 2024 को 5 मई को पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया था। क्लियर है बेटा? यानी कि फॉर्मूला क्या यूज होगा इसमें? ये वाला, ठीक है? चलूं आगे। तो जब भी आपसे वो बात करे ना, दो बंदों की बात करे, तो इस तरीके से आपको कंपेयर करके, यही तरीका होता है अप्रोच करने का क्वेश्चन को, जब वो दो की बातें कर रहा है। 3 चीजें आपको दे रखी होंगी, एक निकालनी होंगी, ठीक है? चलिए, सेम क्वेश्चन ये वाला जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये आया था नीट 2000 इसी में, इसी साल में आया था। नीट 2024 में ही ये सेम क्वेश्चन था। तो बेसिकली 2 क्वेश्चन आए थे एटॉमिक स्ट्रक्चर से, एक आया था न्यूमेरिकल बेस्ड और एक आया था तुम्हारा सिंपल, ठीक है? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो करने का, कर लोगे तुम लोग। एंड प्लीज डोंट लीव द क्लास। मैं बच्चों को बोलती हूँ, तुम लोग कई वो पहले वाले बैच में बच्चे 1 घंटा भी नहीं बैठते हैं क्लास में, तो प्लीज ऐसे मत करा करो, पूरी क्लास अटेंड किया करो। किसी का डेटा वेटा का इशू रहता है तो मुझे एक बार पर्सनली मैसेज करो कि मैम मेरा इशू रहता है, मैं रिजोल्व करूंगी उसको, बट क्लास नहीं लीव करोगे। बताओ कुछ आइडिया है या भूल गए? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोगों ने चैप्टर को हाथ भी नहीं लगाया, नहीं तो मैं फिर आप लोगों को वही करा देती, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हैं जी, हैं जी, हैं जी, बोलो। 4 क्वांटम नंबर है ना, N L M S। क्या क्या बताते हैं मेरा बेटा ये? N किसके बारे में बताता है? बस देख रहे हो कैसे लेफ्ट कर जाते हैं बच्चे, उनको दिख रहा है, हमें कुछ आता ही नहीं तो भग लेते हैं यहाँ से। हाँ जी, साइज ऑफ कार्बाइटल्स।
वेरी गुड। एन जो है अपने को वैसे साइज बताता है ना, शेल के बारे में बताता है, ठीक है। तो साइज ऑफ ऑर्बिटल अगर मैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलूं, और एल क्या है, हमें सबशेल के बारे में बताता है, शेप के बारे में बताता है। एम क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ओरिएंटेशन के बारे में बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, और ये स्पिन, इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बताता है। कर लोगे ये क्वेश्चन सोल्व? तो बेसिकली ए का क्या हो जाएगा अपना, ml का ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ये ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन, एल इज शेप ऑफ ऑर्बिटल, एन इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑर्बिटल। इट्स ओके अगर आपने नहीं किया है, बट लेकिन मेरे साथ साथ करते जाओ अगर आपको याद आ रही है चीजें तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, और फिर नीचे पूछ रहा है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ठीक है जी, आपको करेक्ट आंसर बताना है, ये पांचों स्टेटमेंट आपको रीड आउट करनी है, देन आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। करो, आप लोग जूम कर लीजिए अगर फोन में भी आपको छोटा दिखाई दे रहा है तो। करो करो। अरे क्या बात है, काफी बच्चों ने हैंड रेस कर दिया, शाबाश। प्रिंस आप बताओ। सी, बीसीई, बीसीई, यस। देखो सबसे पहले ना इसको कैसे करो, ऑप्शन एलिमिनेशन से करना है आप लोगों को, ठीक है। सबसे पहला वो बोलता है, क्योंकि तुम्हारी नजर ए पे ही जाएगी, ए बोलता है एटम ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ टू फंडामेंटल पार्टिकल्स। नहीं, हम तो तीन पढ़ते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। इट मींस ए तो क्या है, गलत है, तो जहां पे ए है उसको हटा दो। इट मींस ऑप्शन, इधर ऑप्शन ए और सी इज करेक्ट, है ना। तो यानी कि सी एंड ई तो करेक्ट ही है, उसको आपको नहीं भी देखोगे तो भी चलेगा, बस आपको बी और डी चेक करना है। तो मुझे बी दिख रहा है कि मास जो होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻³ होता है, जो कि करेक्ट है। तो मैं सीधा दो ऑप्शन को देखते ही मैंने पता लगा लिया कि सी ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसे इस मेथड को हम बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। आर्ट होती है ये भी, मतलब ये भी एक बोलते हैं स्किल डेवलप होती है विद टाइम जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड कि आपने दो ऑप्शन को देखा और फटाक से आंसर लगाया, इससे क्या होगा, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं बाकी स्टेटमेंट, जैसे ऑल द आइसोटोप ऑफ अ गिवन एलिमेंट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, सॉरी, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स को वो कह रहे हैं न्यूक्लियंस बोलते हैं, जो कि गलत है। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को हम बोलते हैं कलेक्टिवली न्यूक्लियंस बोलते हैं। उसके अलावा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या है, उसके टाइम पे डाल्टन ने हम अपने टाइम पे यही बोला था कि उसके अकॉर्डिंग सबसे छोटा जो पार्टिकल है वो क्या होगा, आपका एटम होगा, ठीक है। तो ये भी ठीक थी बात। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कम टाइम में क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, इससे नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी और आंसर भी आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन कीजिए बेटा। ये आया था 2023 में, और इससे ऊपर वाला भी 2023 में आया। तो मैंने लास्ट 6 इयर्स के क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पे। करिए बेटा।
नहीं हो रहा ये। क्या फॉर्मूला होता था भाई, ml इज इक्वल टू 2l+1 होता था ना। और बाइटल बताने के लिए अगर एल की वैल्यू गिवन है तो बता सकते हो ना आप कितने जैसे अगर मैं बात करूं एल की वैल्यू 1 है तो ml की कितनी वैल्यूज होंगी पॉसिबल, 3 होंगी ना। 3 और बाइटल होती है px py pz। ठीक है, अब इन्होंने ml ना लिख के nm दे दिया तो इसमें घबरा क्यों रहे हो तुम। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है। इसको आप एल निकाल लो ना, क्योंकि ये तो गलत है, इन्होंने 2nm+1 दिया हुआ है। तो देखो सारे ऑप्शन को नजर मारना पड़ेगा। एल क्या होगा आपका, ml-1/2। ml क्या है, nm ही है, तो इससे घबराना नहीं है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। सीधा थोड़ी ना देगा वो आपको, इतना सीधा क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा नीट में मेरा बेटा। ठीक है, इससे इजी तो मेरे को लगता भी नहीं वो दे सकता था इस चैप्टर से क्वेश्चन। ठीक है, तो थोड़ा सा आना चाहिए रीअरेंज करने। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो बेटा, सोचो। बताओ, सोचो। देखो देखो क्या बोला उसने, कौन सा स्टेटमेंट आपको लग रहा है जो सही नहीं है। देखो एक बार, ऑल द 5D ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट इन साइज। देखो मेरे को ना फ्राइडे को प्लीज बता दिया करो, व्हेन अपनी जब क्लास होती है ना, मेरे को फ्राइडे को बता दिया करो मैम ये चैप्टर हमने पढ़ा ही नहीं है तो रिवीजन कोई फायदा नहीं है प्रैक्टिस कराने का। मैं ही प्रैक्टिस करवानी है मुझे, तो फिर कोई फायदा नहीं है मेरा बेटा। ठीक है, इससे अच्छा हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ लेते हैं आज, है ना, या कुछ और कर लेते हैं जो तुम लोगों ने एटलीस्ट पढ़ रखा हो पहले। हाँ जी प्रतिमा बताओ बेटा। मैम ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर, सुनाई नहीं दे रहा बेटा, कांट हियर यू। हाँ मैम ऑप्शन नंबर डी। डी। ठीक है, डी, वेरी गुड। तो बेसिकली वो क्या बोल रहे हैं, प्रतिमा बोल रही है कि फोर्थ ऑप्शन जो होगा इसका आंसर होगा, यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट यही है। और बात भी ठीक है, डी की 5 ऑर्बिटल होती है मेरा बेटा। ठीक है, और 3 तो बिल्कुल सिमिलर शेप की होती है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, है ना। कोई आप एक्स वाई प्लेन पे बना रहे हो, कोई आप वाई जेड प्लेन पे बना रहे हो, कोई जेड एक्स प्लेन पे बना रहे हो। लेकिन अगर मैं बात करूं डी एक्स स्क्र डैश वाई स्क्र और डी जेड स्क्र की, तो उनकी शेप सिमिलर नहीं है भाई। कहाँ सिमिलर, यहाँ पे जेड स्क्र जेड एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रोडेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पे एक्स वाई के अलोंग इलेक्ट्रोडेंसिटी ज्यादा है। तो यानी कि ये सिमिलर नहीं है, इट मींस डी ऑप्शन इज करेक्ट। कनिका बेटा मैंने आपका मैसेज देख लिया, कोई बात नहीं अगर नेटवर्क इश्यू हो रहा है तो। ठीक है, उसके अलावा एक बार हम बाकी नजर भी मार लेते हैं। वो कह रहे हैं कि जो 5D की पांचों ऑर्बिटल है उनका साइज डिफरेंट होगा व्हेन यू कंपेयर विद 4D ऑर्बिटल। ठीक बात है ना, जो 5D ऑर्बिटल है उनका साइज तो ज्यादा होगा ना, वो ज्यादा डिफ्यूज होते हैं 4D के कंपैरिजन में। और जितनी फिर वो बोल रहे हैं कि 4D की जो 5 ऑर्बिटल है उनकी शेप सिमिलर होंगी 3D से, हाँ उनकी शेप भी तो ये होगी ना, डबल डम्बल ही होने वाली है। यस और नो। फिर उसके बाद वो बोलता है कि जितने भी 5 3D ऑर्बिटल्स हैं फ्री स्टेट में उनकी एनर्जी बराबर होगी। ये भी बिल्कुल ठीक है। इन ऑर्बिटल्स को क्या बोलते हैं बेटा, जिनकी एनर्जी सेम होती है, इनको हम बोलते हैं, बोलो बोलो याद करो नाम, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं, हालांकि इसको मैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में भी पढ़ाने वाली हूँ तुम लोगों को, वहां पे डी ऑर्बिटल की बातें करेंगे। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स वो ऑर्बिटल्स होती है जिनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। बेटा इससे पहले वाले बैच में ना बहुत मतलब बच्चे पूरा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। मतलब इसका मतलब यही है कि आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा ही नहीं है। और जो दिल्ली वाले स्टूडेंट्स है जो मेरे से पिछले साल पढ़े थे, उनसे तो मेरे को एक्सपेक्टेड ही नहीं कि आप लोगों ने रिवाइज तक नहीं किया। ये वाला क्वेश्चन देखो कैसे करोगे।
अपने को बेटा सिर्फ 12th थोड़ी ना करनी है, 11th भी आएगा 45% नीट में। है जी अस्मा, कंचन, कंचन इज प्रियांशी ना? यस मैम। ले मैं तुम्हें मैसेज कर रही हूँ, तुमने देखा? मैम मैंने देखा, मैंने रिप्लाई किया अभी अभी। कहाँ थी तुम इतने दिन से? मैम मेरा ना मैम नेटवर्क इशू हो रहा था मैम, आज बड़ी मुश्किल से क्लास ज्वाइन हुई है। अरे मेरे को बता दिया करो। चलो ठीक है। हिमांशु सर ने भी तुम्हें मैसेज कर दिया होगा शायद। चलो यस मैम कर दिया। ठीक है। हाँ तो क्या फॉर्मूला लगाएं बेटा इसमें? रेडियस ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट। अरे वही फॉर्मूला है ना। बोर रेडियस कैसे निकाल दो तुम लोग बताओ भाई? nth ऑर्बिट के लिए 0.529 n²/z, यही होता है ना आर्मस्ट्रॉन्ग में, वेयर z इज एटॉमिक नंबर एंड n इज योर क्या बोलते हैं ऑर्बिट नंबर या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोल दो। तो यहाँ पे वही देखो, दो चीजों की बात करी हुई है ना, इधर आओ, दो चीजों की बात करी हुई है। तो आपको ये पता होना चाहिए रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²/z। हीलियम की रेडियस डिवाइड बाय लिथियम की रेडियस, तो क्या होगा? n क्या होगा इसमें? सेकेंड यानी कि 4, हीलियम का 2 होता है 9, और यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? थ्री बाय टू। देखो नहीं सॉरी, एक सेकेंड, 4 इंटू 3/9 यानी कि 2/3 हो जाएगा। ठीक है, आपको हीलियम की ऑलरेडी दी हुई है रेडियस। ठीक है, यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट द रेडियस ऑफ लिथियम 2+, तो इसका आंसर आ जाएगा 158.7। ठीक है जी, देखो 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 ऐसे ही किया क्या? हुस्नवाज ने कर लिया, मुस्कान ने कर लिया है, अंशिका ने कर लिया है। यस, अगर आपको देख के समझ में आ रहा है कि हाँ मैम ऐसे ही, मतलब ऐसे ही सोच रहे थे हम, तो गुड टू गो है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको टाइम इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने बोला कि मैम क्वेश्चन नहीं किए हैं, तो मैं आपको टाइम दे रही हूँ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कीजिए बेटा। मेरे को सिर्फ वो बता देना फॉर्मूला क्या यूज करोगे, बिकॉज इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग क्वेश्चन। मुस्कान फॉर्मूला कौन सा लगेगा बेटा? मैम lambda is equals to c by v। यस, c बाय न्यू, फ्रीक्वेंसी है ना, नॉट वेलोसिटी। तो क्या हो जाएगा? आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है 1368 किलोहर्ट्ज, इसको हर्ट्ज में चेंज करना पड़ेगा अपने को। पर सेकेंड लिख लो या हर्ट्ज लिख लो। वेवलेंथ आपको निकालनी है, सी दे रखी है, तो न्यू क्या होता है? सी बाय लैम्डा। न्यू इज योर फ्रीक्वेंसी, सी इज योर स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा इज योर वेवलेंथ। ठीक है, आपको निकालना क्या? लैम्डा, तो यानी कि सी बाय न्यू हो जाएगा। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देख रहे हो आप, मैं यूनिट भी साथ में लिख रही हूँ मेरा बेटा। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 1368 × 10⁻³ पर सेकेंड। तो पर सेकेंड से पर सेकेंड गया, यानी कि आंसर किस में आएगा तुम्हारा? मीटर में आएगा। तो व्हेन यू सोल्व दिस ना, तो आपका आंसर आ जाएगा 21.93 मीटर। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन अगर आपको मान लो पेपर में मिल जाता है ना, तो ये रिस्की क्वेश्चंस होते हैं, इनको बोलते हैं रिस्की क्वेश्चन। रिस्क लेके आप ये वाले क्वेश्चन कर रहे हो। व्हाई?
बिकॉज यहाँ पे आप अप्रोक्सीमेशन नहीं ले पाओगे। आप देख रहे हो कितना पास पास आंसर है, गैप है ही नहीं, ना के बराबर है। तो देयर आर हाई चांसेस कि ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट भी करो और ये नेगेटिव में भी जाए। समझ रहे हो ना मेरी बात, कि अगर मान लो आंसर थोड़ा सा भी आगे पीछे आया तो गया क्वेश्चन। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में देखो दो बातें हो सकती है। अगर ये क्वेश्चन सेक्शन बी में आता है जिसमें आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 15 में से, तो आप क्या करेंगे, ये वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, बिकॉज टाइम टेकिंग है, इससे बेटर है आप कोई और क्वेश्चन कर लो जिसमें आपको कॉन्फिडेंस भी है, वो ठीक भी हो जाएगा। बट अगर मान लो ये सेक्शन ए में आता है तो आप उस पर्टिकुलर टाइम के लिए स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको 180 में से 180 ले आओ, ठीक है, उस टाइम के लिए स्किप कर दो। ठीक है, अगर आपको बाद में टाइम लग रहा है देन आप इस पे टाइम लगा सकते हैं। अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि आपको इस क्वेश्चन पे टाइम लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चन आपको दिख रहा है कैलकुलेशन बहुत ज्यादा मतलब लेंदी भी मैं बोलूंगी, लेंदी भी चलो मान लो नहीं है, बट अगर ऑप्शन में ज्यादा गैप होता ना तो भी ठीक होता। आप देख रहे हो ऑप्शन में गैप ही बहुत कम है और सारे कंफ्यूजिंग है, कोई मीटर में दिया हुआ है, कोई सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना, तो फिर रिस्क रहेगा इस क्वेश्चन को करने का। आई होप क्लियर हुआ होगा मैंने क्या बोला। तो जब भी ऐसा पेपर में क्वेश्चन आता है, ईगो पे नहीं लेना है, मैम ये तो हमारे पढ़े हुए में से आया था, हम तो करके आएंगे, हम तो करके आएंगे, ऐसा नहीं हो। अगर तुम्हें दिख रहा है टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन है, टाइम लेगा, छोड़ो उसको, उस टाइम के लिए छोड़ दो। सेक्शन बी में आएगा तो बिल्कुल ही छोड़ दो। समझ रहे हो, तुम्हारे पास अच्छी खासी चॉइस होती है, उसमें 10 क्वेश्चन आराम से बच्चा बना लेता है। जो एक अच्छे लेवल की पढ़ाई करके गया उसको 15 में से 12 क्वेश्चन आते ही होते हैं, 12-13। चलिए ये वाला क्वेश्चन कर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन आपको बताना है। ये तो काफी बच्चे मेरे को लग रहा है हैंड रेस करने वाले हैं इसमें। ये तुम्हारा लुटेशियम भैया जी है ना। शगुन आप बताओ। फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन, देखो अगर मैं न्यूट्रल एटम की बात करूं, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो इन दैट केस जो प्रोटॉन होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होंगे वो इसके बराबर होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो यहाँ पे 71 ही प्रोटॉन होंगे और 71 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूट्रॉन्स तो वो क्या होगा, A माइनस Z। ठीक है, 170 मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर ही कैसे निकालते हो आप, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होते हैं A माइनस Z। तो ये कितना होगा, 175 माइनस 71, वो कितना आ जाएगा तुम्हारा 104। मैम 104। ठीक है, 104 आ जाएगा, यानी कि आंसर क्या होगा, फोर्थ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है तुम्हारा एंगुलर नोड्स पे और रेडियल नोड्स पे। अब इसके लिए तुम्हें पहले तो ये पता होना चाहिए नोड्स होती क्या है। नोड्स क्या होता है, नोड वो होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, 0 हो। अब इसमें तीन चीजें आपको बतानी होती है, रेडियल नोड्स, n-l-1 फॉर्मूला होता है, एंड आपका एंगुलर नोड्स किसके बराबर होता है, L के बराबर होता है। और आते हैं टोटल नोड्स। टोटल नोड्स में क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर दो, ये आ जाएगा n-1। अब n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L क्या है, एजिमुथल क्वांटम नंबर, और बस। अब रेडियल नोड्स कैसे निकालोगे, इसमें देखो 3s के लिए मतलब n की वैल्यू 3 है, L की वैल्यू क्या है, 0 है, तो एंगुलर नोड्स तो जो L की वैल्यू होगी वही होगा, यानी कि 0 होगा। और अगर मैं रेडियल नोड्स की बात करूं तो 3 माइनस 0 माइनस 1 यानी कि 2 हो जाएगी। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका, 1 आ जाएगा। हो जाएगा, बोलो बोलो, यस मुंह से मैम। बोलो। यस मैम। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ट्राई करो। कोमल आपकी अभी भी नहीं हो रही बेटा, स्क्रीन विजिबल नहीं है, अगर आप हो तो क्लास। क्या हो रहा है, नेटवर्क इश्यू तो नहीं हो रहा है, क्योंकि स्क्रीन तो दिखनी चाहिए बेटा।
देखो अगर नहीं दिख रही ना, थोड़ा सा 1-2 मिनट वेट कर लो, अगर नहीं दिख रही है तो आप लीव करते हो खाम खाम में। अगर स्क्रीन भी नहीं दिख रही तो फिर नहीं समझ में आ रहा, इससे बेटर है कहीं और अपना टाइम यूटिलाइज कर लीजिए, है ना। ठीक है, ओके ओके। कंचन आप बताओगी, मतलब प्रियांशी। मैम ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 कैसे किया बेटा? बताओ, जब मैं ये पूछती हूँ ना कैसे किया, तुम लोग चुप क्यों हो जाते हो? बताओ पहले तो, कैसे किया प्रियांशी? उसमें वास कह रहा है N+L करके, ऐसे किया है प्रियांशी? यस मैम। बताया क्यों नहीं फिर? हैं? ये गूगल से देखा? मैम गूगल से नहीं देखा, खुद से किया। फिर क्यों नहीं बताया? N+L रूल लगाओगे यहाँ पे, ठीक है। N+L रूल क्या कहता है? अगर दो सबशेल की एनर्जी आपकी क्या है, मतलब दो सबशेल है उसके लिए अगर N+L की वैल्यू ज्यादा आ रही है किसी एक के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। अगर दो सबशेल के लिए एनर्जी N+L की वैल्यू सेम आ रही है, नॉट एनर्जी, N+L की वैल्यू सेम आ रही है, तो इट डिपेंड्स ऑन द N की वैल्यू। अगर N की वैल्यू ज्यादा है तो एनर्जी भी ज्यादा होगी, अगर N की वैल्यू कम है तो एनर्जी भी कम होगी। बट पहले आप N+L से निकाल के देखेंगे। तो ऑप्शन 2 आप लोगों ने बोला था, क्योंकि यहाँ पे 5f में क्या है N+L, 5 + 3 8 है। 6p में क्या है, 6 + 1 7 है। 5p में क्या है, 5 + 1 6 है। एंड 4d में क्या है मेरा बेटा, 4 + 2 6 है। तो देखो सबसे ज्यादा एनर्जी इसी की होगी, बिकॉज N+L की वैल्यू इसी की ज्यादा है, फिर 6p की। अब इन दोनों की सेम है तो किस पे डिपेंड करेगा, ये 4 की वैल्यू पे, मतलब N की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो 5p की ज्यादा एनर्जी हो जाएगी 4d की कंपेरिजन। ठीक है, एल की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, एसपीटीएफ के लिए क्या होती है, 0 1 2 3। ठीक है जी बेटा, ये वाले क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। चलिए ये वाला कीजिए क्वेश्चन। Which of the following set of series of transition in the spectrum of hydrogen atom falls in visible region? बोहर वो पढ़ा आप लोगों ने, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा है बोहर मॉडल में। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन जब हायर स्टेट में होता है तो वो लौट के आता है। ठीक है, अब वो लौट के जहां जहां पे आएगा वो अलग अलग सीरीज का नाम दे दिया, है ना। जैसे लाइमन सीरीज हो गई, है ना, पाल्मर सीरीज हो गई, और पास्चन सीरीज हो गई, है ना, ब्रैकेट हो गई, और फंड हो गई। ठीक है, लाइमन सीरीज किसको बोला है, जब इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में है और वो लौट के कहा आ रहा है, आपका n=1 वाली स्टेट पे आ रहा है। n2 क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, इंफिनिटी तक जा सकता है। ठीक है, तो ये होती है लाइम, और कौन से वाले रीजन में फॉल करती है, यूवी विजिबल, अल्ट्रावोलेट, अल्ट्रावोलेट में फॉल करती है, यूवी वाले रीजन में। बाल्वर में क्या होता है, हायर स्टेट से वो किस पे आता है, 2 पे आता है, तो n1 इसमें फिक्स रहेगा, बाल्मर में 2, और n2 आपका कुछ भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ऐसी पाश्चन में कहा n1 3 होगा, इसमें n1 4 होगा, इस तरीके से आपको ध्यान रखना। बाल्मर में कौन सी रीजन में फॉल करता है, विजिबल रीजन में। और बाकी अगर मैं तीनों की बात करूं तो आईआर रीजन में। याद आ रही हैं चीजें? ठीक है, और क्या बोलते थे हम इसमें, और क्या आप बता सकते हो कि अगर आपसे पूछे वो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, तो क्या बोलोगे, n1 1 होगा और n2 3 होगा, नहीं 2 होगा, 2 2 2। ठीक कर लेना, लास्ट क्लास में, लास्ट वाले क्लास में मैं ये करी थी। n1 1 होगा, n2 2 3 4 हो सकता है, एक ज्यादा। ठीक है, इसमें n1 2 होगा, 3 4 5 इस तरीके से चलेगा। ठीक है, तो अगर वो पूछे फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन तो क्या होगा, n1 1 होगा और n2 2 होगा। सेकेंड लाइन पूछे तो n1 1 होगा और n2 3 होगा। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, लिमिटिंग लाइन, ये सब। ठीक है जी, तो इसमें आंसर फिलहाल ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन ये पूछ रहा था
कौन से रीजन में, फिजिबल रीजन में कौन सी सीरीज होगी, तो आंसर इज पाल्मर सीरीज। ठीक है, चलिए उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए बेटा। ऑर्बिटल हैविंग 3 एंगुलर नोड एंड 3 टोटल नोड्स इज, आपको बताना है कौन सा ऑर्बिटल होगा। आज आज उसमें आज बहुत अच्छा कर रहा है बेटा। मुस्कान आप बताओ। रुको रुको मैं बताती हूँ कौन सी वाली मुस्कान, मुस्कान कुमारी। मैम ऑप्शन 3। ऑप्शन 3, यस। एंगुलर नोड्स आपको कितनी दी हुई है, 3, तो यानी कि एल की वैल्यू 3 होगी, तो यानी कि एफ वाला ऑर्बिटल होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ नोड्स की, तो टोटल नोड्स n-1 होते, कितने दिए हुए, 3, तो n कितना होगा, 4, यानी कि कौन सी ऑर्बिटल होगी, 4s। नेक्स्ट करते हैं, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अच्छा है। आपसे पूछा है कि हाइड्रोजन एटम में, ध्यान से सुनना ना, हाइड्रोजन एटम में व्हाट इज द डी ब्रोई वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन एटम की, तो उसमें वो पूछ रहा है डी ब्रोई वेवलेंथ क्या होगी इलेक्ट्रॉन की। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उसकी इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोई वेवलेंथ पूछी है, कौन से वाले ऑर्बिट में, सेकंड बोहर ऑर्बिट में। यानी कि वो यहाँ पे डी ब्रोई वेवलेंथ वाला कॉन्सेप्ट भी जानने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पे वो बोहर रेडियस वाला कॉन्सेप्ट भी जानने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये क्वेश्चन बड़े टाइम से आया नहीं है, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन आई एम वेटिंग कि कब ये वाला क्वेश्चन दोबारा से नीट में पूछा जाएगा। तो जब आपको डी ब्रोई वेवलेंथ और सॉरी बोहर रेडियस की बात करती जाए, तो उस केस में आपका जो फॉर्मूला लगता है वो क्या लगता है, 2πr इज इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है, अब आर क्या है, वही बोहर रेडियस, लैम्डा वाली, ये कौन सी लैम्डा है, डी ब्रोई वाली, एमई वाली लैम्डा नहीं है, डी ब्रोई वाली वेवलेंथ है। आपको निकालना क्या है, लैम्डा निकालना, तो 2π/r, 2πr/n हो जाएगा। अब क्या करोगे, कुछ नहीं करना, जस्ट यू नीड टू पुट द वैल्यूज। 2π, ये कितना हो जाएगा, इन्होंने 52.9 दिया है, n स्क्वायर क्या हो जाएगा, n बोले तो 2 यानी कि 4, z क्या होगा, हाइड्रोजन का 1 और n की वैल्यू 2, तो कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करो 52.9 इंटू 4, तो क्या आ जाएगा इसमें, क्या आ रहा आंसर, सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, 211.6 पाई पिकोमीटर। बिकॉज पाई को आपको सोल्व करना ही नहीं, उसने बोला ही नहीं पाई को सोल्व करो। अगर मान लो वो सोल्व कर रहा होता तो फिर देखते हम कौन सा आंसर आता। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन आ गए क्या दोबारा, हाँ ये वाला क्वेश्चन करो मेरे बेटा। ऊपर वाले देखो 2 क्वेश्चन दोबारा से आ गए भाई, जो मैंने करवा दिया आपको। ये वाला क्वेश्चन करो।
लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी पूछा भाई, सबसे कम एनर्जी। वो पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, तो किस में होगा? हाइड्रोजन एटम के केस में इलेक्ट्रॉन 1s में होगा। कार्बन में बोल रहा है वो 2p में होगा, ठीक है जी। इसमें पूछ रहा है 4s में होगा, इसमें बोल रहा है आउटर मोस्ट में होगा, यानी कि उसमें 3s में होगा, है ना। तो अब चेक कर लो कौन सा कम एनर्जी, उसे किसकी कम एनर्जी होगी सबसे ज्यादा, बताओ। 1s की तो होगी, इसमें क्या इतना तुम सोच रहे हो सारे। 1s की एनर्जी होगी ना सबसे कम, क्योंकि पहले 1s आएगा, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, 4s आगे बाद में आएंगे, ठीक है। तो यही पूछा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्राउंड स्टेट विल हैव लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये सब यही न्यूक्लियस के सबसे पास होगा, एनर्जी कम होने वाली है इसकी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A monochromatic infrared range finder of power 1 millivolt emit photon with wavelength आपको दी हुई है 0.1 सेकेंड। नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड इन 0.1 सेकेंड इज, ये आपको बताना है। दिस इज योर एनसीईआरटी का क्वेश्चन एज वेल एज योर नीट का क्वेश्चन, 2022 में पूछा था। देखो नंबर ऑफ फोटोन्स निकालना है तो आपको एनर्जी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना, एन एच सी बाय लेमडा, और एन क्या है? नंबर ऑफ फोटोन्स है, यही तुम्हें निकालना है। बोलो हाँ या ना। यस मैम। वेवलेंथ क्या तुम लोगों के पास? यस मैम, 1000 नैनोमीटर है, इसको मीटर में चेंज कर लीजिएगा, बिकॉज 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -9 मीटर, ठीक है। और क्या क्या तुम्हारे पास? एच की वैल्यू है, सी की वैल्यू है, जी हाँ जी है। वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? एनर्जी नहीं है। अब एनर्जी कैसे निकाल के? पावर दिया हुआ है तो कैसे निकालोगे? P इंटू टी से निकालोगे, यही होता है ना, पावर इंटू टाइम। पावर दिया हुआ है 1 मिली वोल्ट, यानी कि 10 टू द पावर -3 वोल्ट, और कितना होता है 1 वोल्ट? जूल पर सेकंड, यही यूनिट होती है। टाइम क्या होता है? 0.1 सेकंड। पर सेकंड से सेकंड गया तो ये कितना आ जाएगा? 10 टू पावर -4। सारी वैल्यूज है क्या, तुम निकाल सकते हो क्या? यस मैम। कितना आएगा इसको सॉल्व करने पे? इसको सॉल्व करने पे आएगा तुम लोगों का ये 5 इंटू 10⁻14। ये मैं आंसर इसलिए बता रही हूँ, तुम्हें आंसर की चाहिए होती है, ठीक है। इसको जब तुम सॉल्व करोगे मेरा बेटा तो इसका आंसर ये आएगा। हो जाएगा क्या? लैम्डा है, एनर्जी है, एच है, सी है, ठीक है। एन की वैल्यू कोई यूनिट नहीं, इधर देखो, जो नंबर ऑफ फोटोन्स आप निकालोगे उसकी कोई यूनिट नहीं होती, बेशक आप चेक भी कर लो। लैम्डा मीटर में होगा, एनर्जी किस में है आप लोगों का? जूल में है। एच किस में है? जूल सेकंड में है, और सी हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। तो आप देख रहे हैं, मीटर से मीटर गया, जूल से जूल गया, सेकंड से पर सेकंड गया। इसका मतलब एन का जो भी आंसर आएगा उसकी कोई यूनिट नहीं होती, और वैसे भी हम पता है नंबर ऑफ फोटोन्स निकाल लो तो उसकी कोई यूनिट भी नहीं होती है। इसलिए मैं कहती हूँ कि ऑप्शन को प्लीज साथ यूनिट्स को साथ में लिखा कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपके पास लिस्ट 1 दिए हुए क्वांटम नंबर एंड लिस्ट 2 ऑर्बिटल्स दिए हुए हैं, तो आपको ये मार्क करना है। चलो कीजिए। ये तो आई गेस मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको कर ही देंगे। शाबाश। एंजल क्या आ रहा है? मैम 4। फोर्थ ऑप्शन आ रहा है।
ए का थर्ड आ रहा है, यानी कि 2 पे डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, ऑप्शन आप मैच कर लीजिएगा। 2p आएगा इसका, इसका 3d आने वाला है, ये 3s आएगा और ये 2s आएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये भी तुम्हारा प्रीवियस में ही आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मेरा बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से सवाल है। When electromagnetic radiation of wavelength 300 nanometer falls on the surface of metal, electrons are emitted with kinetic energy, इतना आपको दिया हुआ है, समझ रहे हो? वो बोल रहा है कि मेटेलिक सरफेस पे है, इस पे जो आपने रेडिएशन इंसिडेंट करवाई उसका वेवलेंथ कितना है, 300 नैनोमीटर, राइट? जब इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट किए मेटेलिक सरफेस से, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी उनके पास, 1.68 इंटू 10⁵ जूल पर मोल। आपको क्या बताना है कि कितनी मिनिमम एनर्जी आपको देनी पड़ेगी टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपको मेटल से 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसके लिए एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी। एनर्जी देखो, मिनिमम एनर्जी बोले तो थ्रेशोल्ड एनर्जी। देखो, इसको कंसेप्ट को समझ लो थोड़ा सा, मैं बता भी देती हूँ। अगर मान लो जो आपके पास मेटल है उसका कोई अपनी मिनिमम कुछ एनर्जी तो होगी, जिसको आप वर्क फंक्शन भी बोलते हो, मान लेते हैं वो कितनी है आपका, लेट से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। लेकिन जो तुम एनर्जी इंसिडेंट करा रहे हो, ठीक है, वो कितनी है, लेट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा क्या? नहीं। मतलब इतनी एनर्जी तो उसके पास है, अगर तुम उससे कम एनर्जी की रेडिएशन फॉल कराओगे तो इलेक्ट्रॉन तो निकल ही नहीं पाएगा, कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर तुम मान लो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लेते हो, उसको कितनी चाहिए, उसकी कितनी है मिनिमम, 4 है। तुम कितने की दे रहे हो, 5 की दे रहे हो, तो 4 तो निकालने में चली जाएगी और जो एक एक्स्ट्रा होगा वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, मिनिमम एनर्जी निकालना है, यानी कि वो ये बोलना चाह रहा है आपको क्या निकालना है, थ्रेशोल्ड एनर्जी निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ये क्या है, इंसिडेंट एनर्जी, ये है मिनिमम एनर्जी जो चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, और वो किसके बराबर आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी की। सही तो बोल रही हूँ ना? जो एनर्जी आप ले रहे हो उसमें से मिनिमम एनर्जी माइनस, मतलब जितनी चाहिए माइनस कर दोगे तो बची हुई काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला आप लगाएंगे, ठीक है। अब एनर्जी क्या होता है मेरा बेटा, hc/λ। देखो एक बार सारे, h आपको पता है क्या, h मैम पता है, c पता है, लैम्डा भी, लैम्डा दिया हुआ है क्या, हाँ जी दिया हुआ है, मीटर में चेंज कर लीजिएगा इसको। लेकिन ये 1 मोल के लिए बोल रहा है, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, एवोगैड्रो नंबर से करोगे। आपके पास एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी है फाई, आप यहाँ से इजिली निकाल सकते हो। फाई क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। समझ में आया? अगर ये नहीं पढ़ा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्लीज इसको पढ़ लीजिए। कल के मेरे को लग रहा है टेस्ट में तुम 11th के क्वेश्चन छोड़ के आने वाले हो, हैं? ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर प्लीज एक बार चेक कर लेना, 4th आएगा मेरे हिसाब से इसका, बाकी फिर भी एक बार चेक कर लीजिए। यानी कि तुम नहीं बोल रहे हो, इट मीन्स तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला जो टॉपिक है वो नहीं क्लियर है, तो प्लीज इसको पढ़ लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन करो। 3 आएगा, 3 आ रहा है क्या? नहीं 3 क्यों आएगा, आपको जूल पर मोल में पूछा है ना, आपको जूल पर मोल में पूछा है, तो आंसर कितना आएगा? अगर आप अगर आप एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई नहीं करते देन आपका आंसर ये आएगा। अगर आप गूगल से चेक करेंगे तो गूगल वालों ने आंसर 3rd दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आप यूनिट ध्यान से देखेंगे उसमें, तो वहां जूल में आंसर दिया हुआ, आपको जूल पर मोल में आंसर निकालना है, तो जूल पर मोल में 4th ऑप्शन करेक्ट आएगा व्हेन यू सोल्व दिस। ओके मैम। ठीक है, चलो गूगल वाले पता नहीं कुछ भी लिखते, ये करो। आपसे पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आप भाई न्यूमेरिकल करने की हैबिट डालिए, बिकॉज आई फील कि आप लोग सिर्फ थ्योरी वाले क्वेश्चन कर दे रहे हैं और न्यूमेरिकल नहीं हो रहे हैं आपसे। लैक ऑफ प्रैक्टिस है, लैक ऑफ प्रैक्टिस है। देखो आपसे पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट,
ना ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू एल प्लस वन एच कट को आप h/2 भी बोल सकते हो। याद आ रहे हैं? नहीं आ रहा? बिल्कुल ब्लैंक होके बैठे हो आज सारे के सारे क्लास में। मन कर रहा है एक एक को वर्चुअली चाटा मारो। मतलब इवन फॉर्मूले भी नहीं याद करके आए तुम। हद नहीं हो गई? बताना थोड़ा सा मेरे को। 11th में पढ़े हो ना, यहीं से ही पढ़े हो, फिर भी यही हाल है भाई। क्यों? एस की वैल्यू क्या हो? एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या होगी? 0, तो ये 0 ही होगा। 4 क्वांटम नंबर होते हैं, पहले 3 का पता लगा लोगे तो ऑर्बिटल का पता चल जाएगा, चारों का पता लगा लोगे तो इलेक्ट्रॉन के घर का पता लग जाएगा। ये भी ठीक है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक है, बट ये गलत है। ये देखो, पैरेलल स्पिन होनी चाहिए, ना कि एक एंटी होना चाहिए। हुम्स रूल यही कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उनकी वो पैरेलल स्पिन में होने चाहिए। हुम्स रूल 2 बातें बोलता है। हुम्स रूल एक तो कहता है कि अगर आपकी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है तो पहले उसमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करो, देन पेयरिंग करो, ठीक है। और आप इससे ये भी बोल सकते हो कि हुम्स रूल ये कहता है कि आपका पैरेलल स्पिन होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जो स्पिन होनी चाहिए वो पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका गलत है, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछी थी आपसे। उसके बाद पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ ml फॉर dz स्क्वायर इज 0। यस, dz स्क्वायर के लिए वैल्यू 0 होती है ml की, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करो, आता है तो करो, वरना मैं तुम लोगों की छुट्टी कर देती हूँ भाई। कोई फायदा नहीं है करने का। फिर जब तुम लोगों ने पढ़ी नहीं रखी है चीजें, मुझे बोलेगी नहीं तुम लोग कल की क्लास में कि मैम हमने कर ही नहीं रखा, कोई फायदा ही नहीं है, इससे बेटर है मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कंप्लीट कराती आज। 1.5 घंटा तुमने यूं ही मेरा वो करवा दिया और अपना भी कर रहे हो। गलत बात है ना मेरा बेटा। एक भी वही एक दो बच्चे ही हैंड रेस कर रहे हैं। एटलीस्ट कुछ थ्योरी नोट्स कुछ तो पढ़ के आना था ना मेरा बेटा। मतलब मैं मेहनत से तुम लोगों को डीपीपी बना के दे रही हूँ, कोई फायदा नहीं है। आई विल नेवर सेंड आंसर की इन दैट केस। मैं नहीं करूंगी आंसर की सेंड जब तक मुझे नहीं वापस मिलता। मैं क्यों आंसर की तुम लोगों को सेंड करूं जब तुम लोग कर ही नहीं रहे हो? तो 1 घंटा बैठ के मैं इसका आंसर की बनाऊं एंड तुम लोगों को भेज रही हूँ मैं, और तुम लोग कर ही नहीं रहे हो, तो मैं क्यों अपना टाइम दूं आंसर की को बनाने में? आई विल नेवर सेंड अप। अभी मैं नहीं करूंगी कभी, जब तक मुझे वापस तुम लोग नहीं भेजते करके। जो बच्चा मुझे करके देगा सिर्फ मैं उसी को आंसर की दूंगी, दैट्स इट। मुझसे पूछते हो, मैं आंसर की नहीं दी फिर? हाँ, कौन बताने वाला है? बताओ भाई, कोई भी बता दो। मैम डी ऑप्शन। 4th ऑप्शन बोल रहे हो? डी ब्रोय वेवलेंथ इज गिवन बाय लैम्डा। मैम सेकंड। सेकंड ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन कैसे इनकरेक्ट है मुस्कान? अनसर्टेनिटी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तो ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है तुम लोगों को। करेक्ट है। डेल्टा एक्स इंटू अनसर्टेनिटी इन पोजिशन इंटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। फिर वो बोल रहे हैं कि जो हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड वाले होते हैं ऑर्बिटल्स जैसे क्रोमियम और कॉपर, उनका ग्रेटर स्टेबिलिटी होता है ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी और ग्रेटर सिमेट्री। ये बिल्कुल ठीक है। ये वाला देखो 4th ऑप्शन, ये भी ठीक है। एम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास नहीं होगा, किसी का भी हो सकता है, एनी पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल। और वी आप वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बोल दो, इन्होंने नया एक ग्रुप वेलोसिटी लिखते तो इससे कंफ्यूज नहीं होता, तो ये भी करेक्ट है। बट अगर मैं बात करूं इस वाली स्टेटमेंट की, तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, और यही आपसे पूछा था। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज में बेटा जो 2s और 2p की एनर्जी होती है वो सेम होती है। हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है मेरा बेटा। तो जब इलेक्ट्रॉन एक ही होता है तो उस केस में जो आपकी एनर्जीज हैं वो डिपेंड करती है सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। तो 1s की एनर्जी कम होती है, फिर 2s 2p की बराबर होती है, फिर 3s 3p 3d की बराबर होती है,
4 वाले की ज्यादा होती है, जिसमें 4s 4p 4d 4f की बराबर होती है। जो हम वो वाली सीरीज करते हैं ना 1s 2s 2p 3s 3p, वो हम पढ़ते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। हाइड्रोजन के केस में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 2s और 2p की एनर्जी बराबर होगी, कम ज्यादा नहीं होगी। तो ये पॉइंट प्लीज आप लोगों ने लिखा हुआ है नोट्स में, बस उसको रिवाइज नहीं किया आप लोगों ने। ये वाला क्वेश्चन करो, इनमें से कौन से पेयर ऑफ डी ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस है? हिम्मत, आप बताओ। ना ना मेरा बेटा, अलोंग द एक्सिस, ये होती है इन बिटवीन एक्सिस, ठीक है। और डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये सब इन बिटवीन एक्सिस होती है, इन बिटवीन द एक्सिस। जो आपके डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर होती हैं, वो अलोंग द एक्सिस होती है, एक्सिस के ऊपर। ये वाला करो। कितने इलेक्ट्रॉन फिट आ सकते हैं सब शेल में, जिसके लिए N3 है और L1 है? प्रिंस, कितने आ सकते हैं? मैम 6। यस। देखो इसमें ना क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं वो। अभी उन्होंने पूछे सबशेल में, अगर मैं बात करूं 3p सबशेल है और सबशेल में टोटल ऑर्बिटल है 3, एक में 6 आ सकती है, तो यानी कि 3p सबशेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्लियर है? लेकिन अगर मान लो वो सबशेल की जगह तुम्हें यहाँ पे चेंज कर दे ऑर्बिटल, तो क्या होगा आंसर? यस। तो वो ऑर्बिटल की बात कर रहा है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, देन इन दैट केस आंसर विल बी 2। बट क्योंकि इसने सबशेल का पूछा है, तो सबशेल में क्या होगा फिर? 6 होगा। क्लियर है ना? ध्यान रखना ये वाली चीजें। अगर वो ऑर्बिटल पूछ रहा है, तो मतलब वो पूछ रहा है कि 3p सबशेल में और एक ऑर्बिटल में कितने आ सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर वो सबशेल का पूछ रहा है, तो 3p सबशेल में देयर आर 3 ऑर्बिटल और 1 ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो आंसर 6 आ जाएगा। तो अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलूं तो आंसर 6 आ जाएगा, अदरवाइज 2 आता अगर ऑर्बिटल पूछता तो। ठीक है, ओके। ये वाला क्वेश्चन देखो, which is the correct order of increasing energy of the listed orbitals in the atom of titanium? जिन्होंने आई गेस मोस्टली बच्चों ने नहीं पढ़ा है चैप्टर, कुछ कुछ इजी वाले क्वेश्चन है वो आप कर दे रहे हो, वो याद है आपको, देख रही हूँ मैं। बट आपने नहीं किया है, भूल चुके हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ चैप्टर ही नहीं आता, चैप्टर आता है आपको, बट आप भूल गए हो। तो प्लीज अभी तो चलो कल टेस्ट है, टाइम निकाल के पढ़ लेना मेरा बेटा इसको, है ना। 2 क्वेश्चन आ रहे हैं नीट में, 8 नंबर का चैप्टर है, ठीक है। लेक्चर्स देखो मेरे पुराने वाले मस्त बैठ के, 14 लेक्चर शायद 12 लेक्चर में इसको करवाया हुआ मैंने, आराम से बैठ के देखो इनको। वेरी गुड। मुस्कान एंड प्रिंस ने हैंड रेस किया है। टाइटेनियम, अब तो याद हो गया होगा, डी ब्लॉक में कराया था मैंने टाइटेनियम का। क्या होता है एटॉमिक नंबर टाइटेनियम का? दीप्ति, दीप्ति टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर बता बेटा। हैंड रेस क्यों किया तुमने, पहले ये बताओ फिर। मतलब अब मैं तुमसे ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती तुम्हें टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर पता हो। पूरा डी ब्लॉक कैसे पढ़ा तुम लोगों ने फिर? हाँ नहीं बताती, मैं डांट मारती, आज सच बता रही हूँ। टाइटेनियम का 22 होता है। पूरा डी ब्लॉक खत्म हो गया, आधा कोऑर्डिनेशन जा गया, चला गया, ठीक है। तो क्या आएगा इसका? बोलो बोलो, आंसर बता दो कोई भी। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2, यही होगा। तो क्या होगा इसका मुस्कान ऑर्डर? ऑप्शन 4। हाँ 4। 3s की सबसे कम एनर्जी होगी, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है ना, तो सबसे पहले कम वाला लगाना है।
3p फिर 4s 3d की सबसे ज्यादा। ठीक है, n+l से बता सकते हो। ये वाला करो, डांट खाने वाले काम कर रहे हो आज तुम लोग। ये वाला करो, द नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन्स इन Fe2+ इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या पूछ रहा है वो। तमन्ना जी कहाँ हो, क्लास में हो कि नहीं हो? मैम यहाँ पे ही हूँ। यहाँ पे ही हो, फिर चुप क्यों बैठे हो? चैप्टर नहीं पढ़ रखा ये वाला? ना मैम। पढ़ना पड़ेगा ना बेटा। मैम मेरी +1 बड़ी ढीली गई है। बड़ी ढीली है, उसको टाइट करो फिर। ढीली है तो करना तो हमें ही पड़ेगा ना मेरा बेटा। तमन्ना सिर्फ 12th से तो नीट नहीं क्लियर होगा ना। नीट वाला नीट एस्पिरेंट ये नहीं दे बताए बोलेगा कि अब ये मत बोलना टाइम नहीं मिलता, अब निकालना पड़ेगा बेटा अपने को, है ना। तभी तो कहती हूँ शनिवार की छुट्टी लो, स्कूल की लेते ही नहीं हो तुम लोग। स्कूल में पता नहीं क्या ही मिल रहा है तुम लोगों को। सैटरडे को ऑफ लो। मेडिकल सर्टिफिकेट डलवा दो 5 दिन का। करवाऊं सॉल्व इसको? देखो अगर मैं बात करूं मेरा बेटा आयरन की, तो आयरन का एटॉमिक नंबर तुम्हें पता है 26 होता है। +2 में क्या होगा आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6, क्योंकि 4s में तो 0 हो जाएंगे, 2 निकल के। अब यहाँ पे देखो डी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 हैं। अब आपको क्या चेक करना है, एस इलेक्ट्रॉन चेक करो मैग्नीशियम में कितने आ रहे हैं। मैग्नीशियम का 12 होता है ना, तो कितने आ रहे हैं 1s2 2s2 2p6 3s2, तो कितने आ रहे हैं 6 ही आ रहे हैं। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता आंसर। क्लोरीन में क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, तो यहाँ पे p इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं 5 और 1 6, मतलब 11। तो ठीक तो है ये। d इलेक्ट्रॉन्स Fe2+ में इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ p इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरीन, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सेकंड। ये वाला ऑप्शन, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। एंगुलर मोमेंटम बताना इलेक्ट्रॉन का इन डी ऑर्बिटल इज इक्वल टू। फॉर्मूला लगाना है ना, फॉर्मूला याद हो गया होगा अब तक तो। जिसको नहीं याद हुआ है खुद को जगाओ। l×l+1 अंडर रूट, ठीक है, एच कट बाहर। एच कट को कुछ बुक्स h/2π भी लिखता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, एल की वैल्यू 2 होगी, तो 2 × 2 + 1 एच कट, यानी कि 6 एच कट अंडर रूट 6 एच कट। ये वाला क्वेश्चन कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखो गुड क्वेश्चन। वेरी गुड प्रिंस, मुस्कान, मुस्कान कुमारी, हुस्नवार, शगुन, आप लोगों के ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में ही हैंड रेज हो रहे हैं। एंड हिम्मत यू ऑल्सो बेटा, तुम भी आज अच्छा कर रहे हो। बाकी नहीं बोल रहे हैं कुछ भी। तमन्ना बताओ मम्मा मैम 1 ऑर्बिटल। कैसे। मैम आवाज कट रही है, रिपीट करोगे? मैं पूछ रही हूँ कैसे। आपने मुझे कैसे बताया कि एक ही ऑर्बिटल होगी।
जो ये फोन है ना, ये जो फोन तुम लेके बैठे हो हाथ में, ये बड़ा ही खतरनाक साबित हो सकता है तुम लोगों के लिए। वाइज यूज वाइजली। आई होप समझ गए होगे क्या बोलना चाह रहे हो। हाँ, प्रिंस कैसे करोगे? मैम मैं तो 3 बोलने वाला था। कोई बात नहीं, जो तुमने किया मुझे उसके अकॉर्डिंग बता दो। मैंने तो वो देखा 3 n की वैल्यू है तो l इक्वल्स टू 1 है तो वो 3p ऑर्बिटल हो जाएगा। 3f या 3p? मैम 3p। तो तुमने बोला कि 3 और बाइटल होंगे तो आंसर तुम्हारा 3 आ गया, ऐसा? इधर आओ, तुमने एक चीज मिस कर दी तुम लोगों ने। यहाँ पे क्या दिया हुआ है मेरा बेटा? ml की वैल्यू दे रखी है 0। अब तुम मुझे ये बताओ, 3p सब शेल में 3 और बाइटल होती है, px py pz। px के लिए ml की वैल्यू +-1 कुछ भी हो सकती है, py के लिए भी +-1 हो सकती है, इन दोनों का डिफाइन नहीं है और ये याद करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। px की वैल्यू अगर +1 है तो पक्का py -1 रहेगा एंड वाइस वर्सा, लेकिन pz का फिक्स होता है, आपको ध्यान रखना है 0। यानी कि वो किस एक ऑर्बिटल की बात कर रहा है, यानी कि वो pz की बात कर रहा है। यानी कि कितनी ऑर्बिटल्स होंगी फिर? मैक्सिमम 1। अगर वो पूछता मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी आइडेंटिफाई विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर n = 3, l = 1, ml = 0, then that in that case your answer will be 2। समझ रहे हो क्या बोला उसने? इधर देखो सारे। उसने n = 3 और l = 1 तो बोल दिया, 3p बोल दिया, लेकिन साथ ही साथ उसने मेंशन किया ना कि कौन से वाले की बात करनी है आपको? उसकी बात करनी है जिसकी ml की वैल्यू 0 होगी, यानी कि वो pz की बात कर रहा है। समझ रहे हो? ऐसी अगर मान लो वो लिखता है ml +1, यानी कि कोई वो एक की बात कर रहा है, या तो px की बात कर रहा है, py की बात कर रहा है, तो इन दैट केस एक ही ऑर्बिटल होगी ना बेटा जिसकी वैल्यू ml की वैल्यू 0 होगी। ऐसे तो होगा नहीं कि तीनों की तीनों 0 होंगी। समझे कि नहीं समझे क्या बोल रही मैं? बताइए। अगर वो पूछता Yes, ma'am. मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो इन दैट केस फिर वो हो जाता। जैसे मैं एक और क्वेश्चन फ्रेम करती हूँ सो दैट तुम्हें समझ में आए दोबारा एक बार। मान लो वो पूछ रहा है कि यहीं पे एक बार इसको इरेज कर देती हूँ। मान लो वो पूछ रहा है n = 3 है और l = 2 है। मान लो वो पूछ रहा है n = 3 है और l = 2 है, ठीक है। अब उसने दे दिया ml की वैल्यू -2 है। बताओ भाई कितने ऑर्बिटल होंगे? एक ही होगा, क्योंकि 5 होती है ना टोटल डी की, 1 2 3 4 5, तो एक -2 होगा, एक -1 होगा, 0 +1 +2, तो -2 वाला तो एक ही होगा ना मेरा बेटा। आई होप अभी समझ में आया होगा क्या बोल रहा है। यस मैम। ठीक है मैम मैं बताऊं मैंने कैसे करा था ये? अब आवाज क्लियर आ रही है? हाँ बोलो बोलो। मैम जैसे आपने इधर बताया ना कि ml -2 है, तो इधर ऊपर हमें दिया था कि ml 0 है और l जो है वो 1 है, तो मैंने ऐसे करा 0 और 1। हाँ तो ml 0 होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग एक ऑर्बिटल ही होगी, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन पूछता तो 2 होंगे। ये वाला क्वेश्चन कीजिए। अब आपको ये इक्वेशन दे रखी है, देखो एनर्जी की, हम लोग ये वाली इक्वेशन पढ़ते थे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, है ना। उसने जूल में ये वाली दे दी, कोई दिक्कत नहीं है। आप इससे क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो वो आप देखो, और आपको ये बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2018 में आया था शायद ये क्वेश्चन। देखो सीधी सी बात है, अगर n की वैल्यू ज्यादा होगी तो ऑर्बिट रेडियस भी ज्यादा होगी, बिकॉज n²/z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। n ज्यादा, r की वैल्यू ज्यादा, ये करेक्ट होगा। फिर वो बोलता है कि इस इक्वेशन से आप क्या एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट चेंज करेगा, मान लो वो 1 से 2 में जा रहा है या 2 से 3 में जा रहा है, तो आप निकाल सकते हो ना चेंज इन एनर्जी। सिखाया था 13.6 into z² 1/n1² - 1/n2², ये निकालते हो ना चेंज इन एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ट्रांजिशन करता है फ्रॉम
डिफरेंट ऑर्बिट, मतलब हायर स्टेट टू ग्राउंड स्टेट से, या मैं बोलूँ ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में जाता है, उस केस में आप चेंज इन एनर्जी निकाल सकते हो। फिर वो बोल रहा है कि अगर n इज इक्वल टू 1 है तो एनर्जी जो होगी इलेक्ट्रॉन की वो नेगेटिव में होगी। बात तो ठीक है, याद है E1 होता है -13.6, E2 होता है -3.4। तो जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो तो एनर्जी पॉजिटिव की तरफ जा रही है, समझ लो, एनर्जी ज्यादा हो रही है। तो मतलब अगर आपकी n की वैल्यू कम है, एनर्जी नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब वो है कि जो न्यूक्लियस की पकड़ है इलेक्ट्रॉन पे वो अच्छी खासी है। इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से बाउंड है वो स्ट्रांगली बाउंड है। जबकि वो क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ो इस स्टेटमेंट को। फॉर n इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन हैज अ मोर नेगेटिव एनर्जी देन इट डज फॉर n इज इक्वल टू 6, विच मीन्स, ये इतना ठीक बोला उसने, विच, लेकिन गड़बड़ कर दी इसने, कबाड़ा कर दिया एक्सप्लेनेशन देने में। विच मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन इज मोर लूजली बाउंड इन द स्मॉलेस्ट अलाउ ऑर्बिट। ना, दिस इज नो। अगर इलेक्ट्रॉन स्मॉलेस्ट ऑर्बिट में है अपनी, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होगा न्यूक्लियस से, ना कि लूजली बाउंड होगा। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड द क्वेश्चन आस्क्ड अबाउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये ठीक है कि नेगेटिव साइन इक्वेशन में यही बताता है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन bound to nucleus is lower than what it would be if the electron were at an infinite distance। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा तो एनर्जी उसकी ज्यादा होगी, पास होगा तो एनर्जी कम होगी, टाइटली बाउंड होगा न्यूक्लियस। टाइटली बाउंड का समझ रहे हो मतलब क्या बोल रही हो, जाने नहीं देगा उसको। जो न्यूक्लियस की जो पकड़ है, जो होल्ड है इलेक्ट्रॉन पे, वो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन आप उससे दूर जाओगे तो पकड़ तो वीक होती जाएगी। ठीक है जी। उसके अलावा ये क्वेश्चन घर में कर लेना। रुबीडियम का आपको बताना है, 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू बतानी है, करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। रुबीडियम में आपको पता होना चाहिए कि 5s में होता है ना। लीना ने की रब से फरियाद, है ना जी, लीना ने की रब से फरियाद। तो ये सेकंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है, ये फोर्थ पीरियड का है और ये फिफ्थ पीरियड है। इतना आपको मालूम होना चाहिए कि फिफ्थ पीरियड का है। और आपको पता है एल्कली मेटल्स में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ये वाला करिए क्वेश्चन। ट्राई करो सारे। क्वेश्चन वाइज बताओ बेटा। सी, सी आएगा क्या मुस्कान? यस मैम। देखो यहाँ पे देखो, फर्स्ट से मैं चल रही हूँ। n इज इक्वल टू 3 है, l 0 है, यानी कि 3s है। और s वाले ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू क्या होती है, ml की वैल्यू 0 होती है। तो ये तो ठीक है, फर्स्ट ठीक है। ठीक है, आपको पूछा नॉट पॉसिबल, तो यानी कि ये तो नहीं हो सकता। आगे चलो, सेकंड में देखो, n और l की वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती मेरा बेटा, समझ रहे हो? क्योंकि n की वैल्यू अगर 2 है तो l की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 नहीं होगी। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो, क्योंकि इधर देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो,
अगर n की वैल्यू 2 है और l की वैल्यू 2 है तो स्पिन होगी 1। स्पिन को क्या देखना, n और l की वैल्यू कभी सेम हो ही नहीं सकती। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू एजिमुथल क्वांटम नंबर के बराबर नहीं हो सकती है। अब इसको इससे कंफ्यूज मत करना कि मैम अगर शेल 2 है तो सब शेल भी तो 2 होंगे। हाँ होंगे, 2s2p होगा, बट l की वैल्यू कहाँ आ रही है? इसके लिए l की वैल्यू 0 है, इसके लिए l की वैल्यू 1 है। समझ रहे हो मेरी बात? तो n और l की वैल्यू कभी भी बराबर नहीं होगी। उसके बाद देखो, अगर n 4 है, l की वैल्यू 3 है, यानी कि 4f है, तो ml की वैल्यू -2 हो सकती है। यस हो सकती है। टोटल 7 वैल्यूज पॉसिबल है, -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3। ठीक है, इनमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है। इधर आओ, l की वैल्यू 0 है तो ml की वैल्यू -1 तो पॉसिबल ही नहीं है, सिर्फ a की वैल्यू पॉसिबल है, दैट इज 0। तो ये भी गलत है, मतलब नॉट पॉसिबल। इसमें देखो, l की वैल्यू क्या है? 2 है और n की वैल्यू 3 है, यानी कि 3D के लिए टोटल 5 वैल्यूज कौन कौन सी होती हैं? +2 होती है, +1 होती है, 0 होती है, -1 होती है और -2 होती है, 3 नहीं होती है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। आई होप यही अप्रोच आप लोगों ने लगाई हो। ठीक है जी, देखो इधर, देखो देखो देखो, और इस चैप्टर को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपना कंप्लीट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है हाइजेनबर्ग से सवाल पूछा है, इसमें पढ़ो क्या बोल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का मास दिया हुआ, h की वैल्यू दी हुई है, अनसर्टेनिटी बतानी है वेलोसिटी में। फॉर्मूला लगाओ। हो जाएगा। h की वैल्यू दी हुई है आपको, पाई की वैल्यू 3 ले लेना, 3.14 होती है, कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। अब डेल्टा एक्स क्या है? चेंज इन सॉरी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कितना दिया हुआ है? 0.1 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग को किस में चेंज करो? मीटर में। तो आप क्या करोगे? आंसर निकाल लो। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ये बता दो एक बार। यस मैम। यस यस मैम। ये वाला बताओ, ओरिएंटेशन कौन बताता है चारों में से? एजीमुथल, स्पिन या मैग्नेटिक या प्रिंसिपल? कौन बताता है? और वाइटल की ओरिएंटेशन कौन सी एक्सिस में? एक्स में है, वाई में है, जेड में है? बताओ। थैंक मैम यू, ऑप्शन 3। थैंक यू मुस्कान, तुमने बता दिया यहाँ पे, नहीं तो डांट पिटती है किसी ना किसी को। सबको पिटती अगर कोई एक ना बताता तो। अरे मेरा बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज को, शेल को बताता है, एजिमुथल क्वांटम नंबर शेप बताता है और वाइटल बताता है। शेप बताता है और सबशेल के बारे में बताता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताता है। स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन के बारे में बताता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल बताता है। ये करो। इसमें क्यों सोच रहे हो भाई तुम लोग इतना? है जी।
वैल्यू पुट करो, क्या होता है रेडियस 0.529, इन्होंने 0.3 दिया हुआ है, n स्क्वायर बाय z। n क्या होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है, n2 होगा। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है। ठीक है, हो जाएगा। यस मैम। ओके, नेक्स्ट देखो क्या पूछा, आयनाइजेशन एनर्जी पूछा है। अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को देने के लिए कितनी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। तो अपन एनर्जी का फॉर्मूला ये पढ़ते हैं। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती है, यही होती है बट पॉजिटिव में होती है। आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़ के आइए, तभी समझाने का मतलब है, अदरवाइज कोई मीनिंग नहीं है समझाने का। ठीक है, तो Z पता है आपको लिथियम का, N पता है, वैल्यू पुट करो। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन तुम घर पे करोगे सारे के सारे। दिख रहा है ये कितने क्वेश्चन है, 5 या 6 ही क्वेश्चन है आई गेस। यस, इसको करो एंड आंसर की सिर्फ मैं उसी स्टूडेंट को दूंगी अब जो करके दिखाएगा, चाहे वो आने वाले चैप्टर्स हो, कोऑर्डिनेशन की बात हो, या फिर इन वाले चैप्टर्स की बात हो। अदरवाइज आई विल नॉट सेंड आंसर की इन योर ग्रुप्स। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना तुम लोग। ठीक है, पढ़ाई नहीं करोगे डांट भी खाओगे, तो इसीलिए पढ़ना शुरू करो। ठीक है, अभी मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि ठीक है 11th का सिलेबस आ रहा है, आई नो बहुत सारी चीजें हैं तुम लोगों के पास, बट आई एम अज्यूमिंग कि आप